सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का इतिहास के अंतर्गत सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार एवं नगर योजना विषय के ऊपर है। सबसे पहले हम सैंधव सभ्यता का थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। सैंधव सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की गई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए पुरातत्व के नियमों के अंतर्गत इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। जॉन मॉर्सल, जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, उन्होंने सर्वप्रथम इस संस्कृति या सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा। क्योंकि प्रारंभ में इस संस्कृति के जो स्थल है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे खोजे गए। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसे का सबसे पहली बार प्रयोग सिंधु सभ्यता वासियों ने किया। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। इस सभ्यता में सबसे पहले नगरों का व्यवस्थित निर्माण हुआ। सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती घाटी में है, इसलिए कुछ विद्वान इसे सरस्वती या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता एक ही सभ्यता है, जिसके विभिन्न विद्वानों ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। तो हम देखें कि इस सभ्यता की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। वैसे विभिन्न विद्वानों ने इसके संबंध में अपने अपने मत दिए हैं, और सबसे बड़ी बात जो यह है कि सैंधव सभ्यता के जो भी उत्खनन में हमें अवशेष मिले हैं वह पूर्ण रूपेण परिपक्व एवं विकसित अवस्था में मिलते हैं। ऐसे में इस सभ्यता का प्रारंभिक स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो पाता है। दूसरा, ऐसा कोई साहित्यिक स्रोत भी हमारे पास नहीं है जिसके आधार पर हम इसकी उत्पत्ति के संबंध में कोई सटीक व्याख्या कर सकें। जो सैंधव लिपि, चित्रलिपि हमें मिली है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इस सभ्यता की उत्पत्ति के विषय में भी कोई निश्चित मत अभी तक स्थिर नहीं किया गया है। फिर भी इसकी उत्पत्ति के संबंध में जो मत प्रचलित है उनमें एक है विदेशी उत्पत्ति का मत। सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो अन्य सभ्यता से चलकर आए थे और यहाँ उन्होंने अपनी सभ्यता का निर्माण किया। जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, एम व्हीलर, क्रेमर एवं भारतीय इतिहासकार डी कोशाम्बी आदि का मानना है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से हुई। व्हीलर सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश मानते हैं। तो इस मत के मानने वाले इतिहासकारों का मानना है कि सभ्यता की भावना जो है सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में विकसित हुई। वहाँ से वे मिस्र पहुँची और मिस्र से भारत पहुँचकर सिंधु सभ्यता की प्रेरक बनी। इतिहासविद HD सांकलिया का मानना है कि बलूचिस्तान से हमें जो वर्गाकार और आयताकार चबूतरे मिले हैं, यदि इन्हें जिगुरात का अवशेष, जो कि सुमेरिया में विशेष प्रकार के मंदिर थे जिन्हें जिगुरात कहा जाता था, पूजा स्थल थे सुमेरिया में, यदि इन्हें जिगुरात का अवशेष माना जाए तो
बलूचिस्तान में मेसोपोटामिया का प्रभाव माना जा सकता है। इस प्रकार इस मत के मानने वाले इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी सभ्यता के प्रभाव से हुई। दूसरा जो मत है वो है स्वदेशी उत्पत्ति का मत। इस मत के समर्थक इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता बाहर से आई हुई नहीं थी, वरन इसका जन्म भारत की ही देसी संस्कृति से हुआ। और इनमें सर्वप्रथम बीबी लाल का यह मानना है कि ऋग्वेदिक आर्य एवं हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है वो एक ही थे। और बीबी लाल ने यह मत प्रतिपादित किया कि हड़प्पा संस्कृति एवं प्रारंभिक आर्य संस्कृति के बीच कोई अंतर नहीं था। सुनीति कुमार चटर्जी का मानना है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे या निर्माता थे वो द्रविड़ थे। उनका मानना है कि द्रविड़ों की ब्राहुवी भाषा बलूचिस्तान में प्रचलित थी, अतः द्रविड़ों को ही सिंधु सभ्यता का निर्माता या मूल निवासी माना जाना चाहिए। फेयर सर्विस एवं रोमिला थापर का भी मानना है कि बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति हुई। एक तीसरा मत और प्रचलन में आया है, वो है क्रमिक विकास का सिद्धांत। अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल, आलचिन आदि इतिहासकारों का मानना है कि भारत की प्राचीन ग्रामीण संस्कृतियों से सिंधु सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ। अमलानंद घोष को सुरकोटड़ा से सिंधु संस्कृति एवं सोथी संस्कृति के अवशेष साथ साथ मिले हैं, अतः ग्रामीण सोथी संस्कृति का ही नागरिक रूप सिंधु सभ्यता हो सकता है। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित है, मगर इनमें से इतिहासकारों में किसी एक मत पर सहमति नहीं बन पाई है। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। सिंधु सभ्यता के जो स्थल उत्खनित किए गए वो हमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तीनों ही देशों में मिलते हैं। वैसे हम कहें कि भारत और पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता अपने विकसित स्वरूप में थी, प्रारंभिक स्वरूप में थी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अफ़गानिस्तान में केवल 2 स्थल शोरदगुई और मुंडी काक मिले हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के सारे ही जो स्थल है वो पाकिस्तान और भारत से प्राप्त होते हैं। पाकिस्तान में दक्षिणी बलूचिस्तान से सुतका गेंडोर, सोत का कोह, बालाकोट एवं डाबरकोट प्रमुख स्थल प्रकाश में आए हैं। सिंध प्रांत से मोहनजोदड़ो, चन्नूजोदड़ो, कोटदीजी, अमरी, अली मुराद एवं जुडेड़ जोदड़ो प्रमुख स्थल है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, रहमान डेरी, गुमला, जलीलपुर एवं चकपुर बानेश्याल स्थलों का उत्खनन हुआ है। भारत में भी विभिन्न राज्यों हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर इत्यादि से कई स्थल प्रकाश में आए हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी, सिसवल, कुणाल, बनावली, मीताथल, बालू आदि स्थलों का उत्खनन हुआ है। पंजाब में रोपड़, कोटला निहंग खान, चक 86, बाड़ा, संगोल, ढेर माजरा आदि सिंधु स्थलों का उत्खनन कार्य किया गया। रोपड़ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला उत्खनित सिंधु स्थल था। जम्मू कश्मीर में मांडा नामक स्थल चिनाब नदी के तट पर खोजा गया है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़गांव, हुल्लास, मांडी इत्यादि सिंधु स्थल
खोजे गए हैं। गुजरात में सर्वाधिक सिंधु स्थलों का उत्खनन किया गया है। गुजरात में कच्छ के रण से धोलावीरा, सुरकोटड़ा, देशलपुर इत्यादि तथा खंबात की खाड़ी क्षेत्र में रंगपुर, लोथल, रोजदी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, तेलोद, नगवाड़ा, शिकारपुर, मैगम, भोगत्रार इत्यादि सिंधु स्थल उत्खनित किए गए। महाराष्ट्र में देमाबाद सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। तो इस प्रकार अब तक लगभग 2800 सिंधु स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। तो इससे हम इस सभ्यता के विस्तार का अनुमान लगा सकते हैं। यह संपूर्ण सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति में थी, जिसका क्षेत्रफल रंगनाथ राव ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया है। यह उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक विस्तृत थी। उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा, तो इधर दक्षिण में महाराष्ट्र में देमाबाद, पूर्व में पाकिस्तान में सुदका गेंडोर, तो पश्चिम में पाकिस्तान में सुदका गेंडोर, तो पूर्व में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक 1600 किलोमीटर भाग तक यह सभ्यता विस्तृत थी। सैंधव सभ्यता जो अपनी विशेष विशेषताओं के लिए जानी जाती है, वह है उसकी नगर योजना। सैंधव सभ्यता को पहले नगर वाली सभ्यता भी कहा जाता है। सैंधव नगरों को हम दो भागों में विभक्त हमें मिलते हैं, जिसमें पश्चिमी टीले पर किला या दुर्ग स्थित होता था और पूर्वी टीले पर नगर या आवास क्षेत्र था। जो दुर्ग क्षेत्र था वो रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ था। यह सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी, जबकि इसके अपवाद भी मिलते हैं, जैसे कालीबंगा का दुर्ग एवं नगर क्षेत्र रक्षा प्राचीरों से युक्त था। दुर्ग का दो भागों में विभक्तिकरण यही मिलता है। लोथल एवं सुरकोटड़ा में अलग अलग दो टीले नहीं हैं। इन दोनों नगरों के संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। यानी जो बिंदु है वो यह है कि एक नगर के दो हिस्से होते थे। इसके पश्चिमी भाग पर दुर्ग होता था जो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। पूर्वी भाग में नगर या सामान्य लोगों के आवास स्थान थे। तो कुछ जगह पर केवल दुर्ग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, कुछ जगह पर दुर्ग और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, और कुछ जगह दुर्ग और नगर अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। चन्नूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जहाँ हमें दुर्ग नहीं मिला है, और धोलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त हमें प्राप्त होता है, दुर्ग, मध्य नगर और नगर। सिंधु सभ्यता की सड़कें एक ग्रिड पद्धति या झालनुमा एक झाल बनाती थी। सड़कें कच्ची होती थी जो मिट्टी से बनी होती थी। कालीबंगा की सड़कें पत्थर और ईंटों से बनाकर पक्की बनाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोणपण काटती थी, यानी नियोजित। नगर जो है एक प्लानिंग से बसाए गए थे। मुख्य सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था वो 9.15 मीटर तक चौड़ी होती है, लगभग 30 फीट के लगभग चौड़ी थी। और सहायक सड़कें भी 3 मीटर यानी 9 से 10 फीट तक चौड़ी होती थी। सड़कों पर सफाई की व्यवस्था थी। इसके लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान या बड़े बड़े गड्ढे थे, जहाँ से कूड़ा कचरा उसमें डाला जाता था, उन गड्ढों में। आवासीय भवनों की जो खिड़कियाँ हैं वो मुख्य सड़कों पर नहीं खुलती थी, बल्कि गलियों में वो खुलती थी।
और जिस चौराहे पर ये सड़कें आपस में काटती थी उसे पुरातत्वविदों ने ऑक्सफोर्ड सर्कस की संज्ञा दी है। तो इसका इस प्रकार इतने सुनियोजित ढंग से सड़कों का निर्माण करना और आवास व्यवस्था का सुनियोजित होना, नगरों को प्लानिंग से बसाना इत्यादि यहाँ एक व्यवस्थित राजनीतिक संगठन की ओर संकेत करता है। सिंधु सभ्यता की जो नगर योजना की जो दूसरी विशेषता वो यहाँ की नाली व्यवस्था है। कई इतिहासकार तो कहते हैं कि 18वीं शताब्दी के लंदन एवं पेरिस में भी सिंधु सभ्यता के समान नालियों की व्यवस्था नहीं थी। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी, मगर कालीबंगा में हमें लकड़ी की नालियों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। नालियाँ घरों से शुरू होती थी, इसके बाद वो गली में नालियों से मिल जाती थी और इसके बाद वो सड़क के किनारे वाली बड़ी नाली या नाले में जाकर मिलती थी। गंदे पानी की निकासी की ऐसी व्यवस्था हमें अन्य सभ्यताओं में दिखाई नहीं देती है। नालियों को बड़ी ईंटों से ढका जाता था तथा नाली का पानी बहकर बाहर नहीं आए या कूड़े कचरे से अवरुद्ध न हो, इसके लिए नालियों के बीच बीच में गहरे गड्ढे होते थे या उन गड्ढों में बड़े मटके रख दिए जाते थे ताकि कूड़ा कचरा उनमें इकट्ठा होता रहता था और पानी, गंदा पानी जो है बिना किसी बाधा के उनमें बह करके चला जाता था। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता की नालियों के अवशेष हमें आज भी प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के जो आवासीय भवन हैं वो पक्की ईंटों से बने होते थे। हमें सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं जिससे भवनों के 2 मंजिल होने का अनुमान लगाया जाता है। भवनों के फर्श पक्की ईंटों से पक्के किए जाते थे। छतों पर लकड़ी की बल्लियां डालकर उन पर घास फूस बिछा करके चिकनी मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। मकानों की खिड़कियां गलियों में खुलती थी, मगर लोथल एक अपवाद भी था जहां खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। कालीबंगा के मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हमें मिलता है, जबकि वहाँ हमें एक अलंकृत फर्श भी कालीबंगा में एक मकान में हमें मिला है। लकड़ी के या खोखले बांस से नाले, मकानों की छत का पानी, बरसाती पानी निकलने के लिए नाले, आज जैसे हम पाइप लगाते हैं दीवारों के सारे, वैसे हमें पाइप मिले हैं लकड़ी के खोखले या छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों को जोड़कर, ताकि मकानों का पानी डायरेक्ट गली या सड़कों में नहीं गिरे। हमें कुछ विशेष भवन भी प्राप्त होते हैं सिंधु सभ्यता में, जिसमें विशेष तौर से अन्नागार है जो हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा एवं लोथल से मिले हैं। हड़प्पा से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार मिला है जो कि रावी नदी के तट पर था। माना जाता है कि इसमें आपातकाल के लिए अनाज इकट्ठा करके रखा जाता था या राजस्व के रूप में जो अनाज वसूला जाता था वो इनमें रखा जाता था, और जब अन्न की कमी महसूस होती थी तब इन अन्नागारों से अनाज बाहर निकाला जाता था। लोथल से हमें लकड़ी का अन्नागार मिला है, तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो सबसे छोटा है। हमें सिंधु सभ्यता में जो ईंटें मिलती है उन ईंटों का सामान्य जो आकार था वो 28 इंटू 14 इंटू 7 सेंटीमीटर का था, यानी 28 सेंटीमीटर लंबी, 14 सेंटीमीटर चौड़ी और 7 सेंटीमीटर मोटी ईंटें हमें मिली है। ये एक औसत आकार था, यानी हम 4:2:1 के अनुपात की ईंटें हमें वहाँ से सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से मिलती है। तो सेंधव नगर योजना की जो महत्वपूर्ण विशेषता हमारे सामने आई है वो है नगरों का व्यवस्थित रूप से बसाया जाना, वहाँ स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था का काफ़ी ध्यान रखा जाना। तो इस प्रकार हमारा जो आज का जो ऑनलाइन वीडियो है वो सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार और नगर योजना के ऊपर है। यह लोथल की नगर योजना किस प्रकार की थी, यहाँ मैंने एक चित्र के माध्यम से इसमें दिया है। किस प्रकार नगर में घुसने के लिए प्रवेश द्वार होते थे, बाहरी दीवार या परकोटा होता था, कहाँ कर्मचारियों के आवास थे, कहाँ गोदाम था,
और यहाँ मन के बनाने की जो फैक्ट्री मिली लोथल में, वो भी इसमें वो कहाँ थी, ये भी इस डायग्राम में दर्शाई है। और कहाँ पानी का बड़ा नाला बहकर जाता था, कहाँ राजमार्ग था। विशेष तौर से गोदी, जो कि भोगवा नदी के किनारे लोथल जो था एक बंदरगाह था, तो ये भी इसमें दर्शाया गया है। नाली व्यवस्था किस प्रकार की थी, ये भी इस चित्र में दर्शाई है कि लोथल में किस प्रकार पक्की बेलनाकार नाली बनाई गई थी और जगह जगह उसमें ये गड्ढे कूड़े कचरे के लिए थे। इसका भी एक चित्र डायग्राम में दर्शाया गया है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।